हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर के बारे में, जो कि है क्लास 10 से। चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सारे सिलेबस से कट आउट हो चुका है ये चैप्टर, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में बचा हुआ है। तो हम कोई ऐसी चीज़ सिलेबस के अंदर छोड़ेंगे नहीं जहाँ से एक नंबर का भी आने की कोई गुंजाइश है। तो हम सारी चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना, कोई भी बच्चे बीच में से स्किप नहीं करेगा। अगर चीजें स्किप करिए आपको तो समझ नहीं आएगा ना। तो वही देखने वाले हैं एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे। देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाई इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें, अंदर एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें असेंशियल होती है एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, है ना, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं भाई फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन। उसके बाद देखेंगे फूड वेब क्या होती है, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर क्यों जरूरी है हमारे लिए, ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में देखेंगे गार्बेज क्या होता है। क्या है गार्बेज? गार्बेज मीन्स वेस्ट मटेरियल, क्यों इकट्ठा हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और उस मटेरियल का डिस्पोजल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज एन एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें आपको दिखा दी हैं वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। जो कंसिस्ट है, जो कंसिस्ट है यानी बना हुआ है दो चीजों से। दो चीज मीन्स बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, these component are consist together to form an environment। क्लियर है भाई? बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जो जिंदा है उनको किसके अंदर रखा गया? बायोटिक के अंदर। और ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है उनको किन के अंदर रखा गया है? एबायोटिक के अंदर रखा गया है। क्लियर है? आगे देखिए, द इंटरेक्शन ऑफ दीज बायोटिक, इंटरेक्शन ऑफ दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्रिएट्स एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर एक टर्म आपको देखने के लिए मिली नहीं, जिसको क्या कहा हमने? इकोसिस्टम कहा। इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का रिलेशन या इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम को बनाएगा। क्लियर है? कोई भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर अगर बीच में रिलेशन में है, वो वाला रिलेशन नहीं यार, कौन सा रिलेशन? किसी भी चीज के लिए, सपोज कीजिए फूड के लिए किसी तरह का रिलेशन है या कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। दूसरा क्या है? शेल्टर के लिए कोरिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, वो एक इकोसिस्टम बनाएगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा हम देखेंगे आगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर का जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई? वो रिलाई करते हैं ऑन वन अनदर। ठीक है, वन अनदर यानी एक दूसरे पर, फॉर सब्सटेंसेस, फॉर सब्सटेंसेस। क्लियर है? इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो रिलाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसके लिए? सब्सटेंसेस के लिए। अब ये सब्सटेंसेस क्या है? वो सब्सटेंसेस हो सकते हैं भाई फूड एंड, फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर। सब्सटेंसेस मींस फूड एंड शेल्टर की बात हो रही है। अगर कोई भी लिविंग कंपोनेंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रिलाई कर रहा है, किसके लिए? फूड एंड शेल्टर के लिए। ठीक है, विच इज रिजल्टिंग, तो वो रिजल्ट करेगा क्या? फूड चेन एंड फूड वेब। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेड है, किसके लिए? अपने फूड के लिए, तो वो जो फूड की डिपेंडेंस है वो एक लंबी चेन बना लेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे। एक सही सा एग्जांपल देते हैं, देखिए सपोज कीजिए आपने किसी गार्डन में अपने ग्रास लगाई। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा। कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा। कोई भी खा सकता है भाई, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर को कौन खा सकता है? रेट खा सकता है, खा सकता है। उसके बाद रेट को कौन खा लेगा? ईगल खा लेगा।
रेड को हटा देते हैं भाई, वरना आधे बच्चे आके घूसा हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर रेड कहाँ से खा लेगा। चलो भाई चेंज कर ले, लड़ो मत। हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉग। क्या लिख देते हैं? फ्रॉग लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, एक प्रोड्यूसर है, यानी ग्रास ने, ग्रास जो फूड है उसको किसने खाया? उसको ग्रास ओपर ने खाया। ग्रास ओपर को कौन खा गया? फ्रॉग खा गया। फ्रॉग फ्रॉग को कौन खा गया? ईगल खा गया। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेड है फूड के लिए। जैसे कि ग्रास ओपर किस पे डिपेंडेड है? ग्रास पर। फ्रॉग किस पे डिपेंडेड है? ग्रास ओपर पर। और ईगल किस पे डिपेंडेड है? फ्रॉग पर। तो ये एक तरह की एक चेन नहीं बना रहे, अगर आपको नजर आ रही है, ये छोटी सी क्या बना रहे हैं? चेन बना रहे हैं। और दिस चेन इज नोन एज फूड चेन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि जब कोई लिविंग कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रिलाय करता है, किसके लिए? फूड के लिए, तो वो फॉर्म कर लेता है एक चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। समझे मेरी बात? ऐसी आ जाएगी समझ में। बस आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? देखिए, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, इज मेड अप ऑफ all living things that interact with non-living elements of the surrounding environment। ठीक है, ये चीज हमने पीछे पढ़ी थी सेम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा एनवायरमेंट है जिसके अंदर जो लिविंग थिंग्स होंगी वो क्या करेंगी? वो करेंगी इंटरेक्ट किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, और बना लेंगी क्या? एक इकोसिस्टम बना लेंगे। ठीक है, जैसे सच एज पॉन्ड, फॉरेस्ट एंड, कुछ भी हो सकता है, पॉन्ड एंड फॉरेस्ट, या ओशियन भी आप लिख सकते हो इसमें। ओशियन भी एक तरह का इकोसिस्टम है ना, या गार्डन भी एक तरह का इकोसिस्टम है, या एक्वेरियम भी एक तरह का इकोसिस्टम है, या बहुत सारे होते हैं भाई। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो मैन मेड इकोसिस्टम होगा, दूसरा होगा नेचुरल इकोसिस्टम, जो ऊपर वाले ने बना के भेजा है हमारे लिए। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम है वो दो तरीके का है। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम। पहला कौन सा है भाई? नेचुरल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम विच कंसिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, जो नेचर में खुद से बना हुआ है, इस तरह के इकोसिस्टम को क्या बोलेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। लाइक फॉरेस्ट, लेक एंड ओशियन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे इकोसिस्टम की, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसको बोल सकते हैं हम मैन मेड इकोसिस्टम, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एंड गार्डन्स, दीज आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। समझे मेरी बात? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। सबसे पहला कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मींस हमने पीछे पढ़ा था नॉन लिविंग। देखिए, दीज इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं भाई? सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स भरे हुए हैं, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ईटीसी। ये सारे क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जो कि क्या कहलाते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। अब आप पीछे सोच रहे होंगे कि सर हम नॉन लिविंग के रिलेशन में कैसे हैं, या क्या इंटरेक्शन होता है हमारा और नॉन लिविंग थिंग्स का? तो इंटरेक्शन क्या है? ये इंटरेक्शन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना एयर के नहीं रह सकता। ठीक है, बिना वाटर के नहीं रह सकता, बिना लैंड के नहीं रह सकता, बिना लाइट के नहीं रह सकता, और बिना टेम्परेचर के नहीं रह सकता। तो हम भी एक तरह के इकोसिस्टम में ही रह रहे हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी एक तरह के इकोसिस्टम के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर? अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। समझ आई बात? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स
इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। इसके अंदर सभी लिविंग थिंग्स आएंगी, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है भाई, चलिए। बायोलॉजिक कंपोनेंट्स आर फर्दर सेपरेटेड बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इनटू, यानी जो कंपोनेंट है, बायोलॉजिक नहीं भाई, बायोटिक। ये क्या है? बायोटिक है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो फर्दर सेपरेट कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑन देयर न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के बेस पर जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि आप उनको आसानी से स्टडी कर सको। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कौन है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर नाम से पता चल रहा है, प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस करने वाले या बनाने वाले। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? उनको रखा गया है प्रोड्यूसर की कैटेगरी में। ठीक है, देखिए यूजिंग एबायोटिक एलिमेंट्स, यानी एबायोटिक एलिमेंट्स का यूज करके क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू क्रिएट देयर ओन नरिशमेंट, hence the term producers, hence the terms producer। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एबायोटिक एलिमेंट्स का यूज करके अपना नरिशमेंट खुद से कर रहे हैं या अपना फूड खुद से बना रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किसकी कैटेगरी में रखा गया है? प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कंज्यूम करने वाले। ठीक है, कंज्यूम करने वाले, लेने वाले। ऑल क्रिएचर्स दैट रिलाई, यानी ऐसे सभी क्रिएचर जो रिलाई करते हैं ऑन द प्रोड्यूसर्स, ऐसे सभी क्रिएचर जो प्रोड्यूसर्स पर रिलाई करते हैं। किसके लिए? फॉर देयर सब्सटेंसेस आर कंसिडर्ड, सॉरी ये तो अलग चीज हो गई। तो ऐसे सभी क्रिएचर जो रिलाई करते हैं प्रोड्यूसर्स पर अपने फूड के लिए। किसके लिए भाई? फूड के लिए। उन सभी को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? उन सभी को रखा गया है कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो डिपेंडेंस है, ये जो रिलाई कर रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हो सकता है। इनडायरेक्टली कैसे होगा? ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्टली जाके पेड़ों को खा रहे हो, है ना, पेड़ों से कुछ प्रोडक्शन कराया आपने, उस प्रोडक्शन को खा रहे हो। तो ये जो रिलाई हुआ या आपका जो रिलेशन हुआ प्लांट के और आपके बीच में, वो एक इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर आप डायरेक्टली जाके पेड़ को खा जाओगे तो वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलाई करते हैं किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। ठीक है भाई, अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। ठीक है, 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। पहले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा होता है टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, पहले वाले के बारे में देखते हैं, प्राइमरी के। ए प्राइमरी कंज्यूमर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। ऐसे कंज्यूमर जो डायरेक्टली किससे फूड लेते हैं भाई? प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, These organisms are typically herbivores, और ये सारे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बेसिकली हर्बीवोर्स होते हैं, जो डायरेक्टली हरे पेड़ पौधों को खा रहे हैं, जैसे डियर हो गया भाई, रैबिट हो गया, ग्रासहोपर हो गया और जू प्लैंकटन हो गया। क्या हो गया? जू प्लैंकटन। ठीक है, उसके बाद में जो बात आती है सेकेंडरी की। सेकेंडरी कंज्यूमर इज एन organism that feed on primary consumers। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे कंज्यूमर जो खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। और ये टिपिकली क्या होंगे भाई? ये होंगे टिपिकली कार्निवोर्स। क्या होंगे? कार्निवोर्स होंगे। जैसे फ्रॉग हो गया, जैसे
फ्रॉग हो गया, स्नेक्स हो गए, स्मॉल फिश हो गई, ईटीसी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होंगे, उन ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। A tertiary consumer is an organism that feed on secondary consumers to obtain energy. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होता है, उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, टर्शियरी कंज्यूमर्स में रखा गया है। These organisms are typically carnivores. ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, टिपिकली कार्निवोर्स होंगे, ठीक है, या एपेक्स प्रेडेटर्स होंगे, या क्या होंगे, एपेक्स प्रेडेटर्स होंगे। ठीक है भाई। एट द टॉप ऑफ द फूड चेन एंड ऑक्यूपाई द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। कभी कभी जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐड ऑन हो जाते हैं जो क्या होते हैं, जो होते हैं प्रेडेटर्स, और वो ट्रॉपिक लेवल की फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हैं, टर्शरी से ऊपर। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में है लॉयंस, ईगल्स, शार्क्स, किलर व्हेल्स, ईटीसी। ठीक है, अब फटाफट से रिवीजन करते हैं। देखो आपने क्या पढ़ा अभी, आपने पढ़ा सबसे पहला जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कौन है, प्रोड्यूसर। पहला कौन है, प्रोड्यूसर है। उसके बाद में कौन है, कंज्यूमर है। उसके बाद में कंज्यूमर है। अब जो कंज्यूमर आपने पढ़ा उसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर। ऐसे कंज्यूमर जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होंगे, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी पर, उसको सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी पर डिपेंडेंट है उनको क्या बोला जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर। बस इतनी सी बात है। जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहे हैं वो प्राइमरी, जो प्राइमरी को खा रहे हैं वो सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी को खा रहे हैं वो टर्शियरी। ठीक है, चलो देखिए। अब बात आती है फूड चेन की। पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर डायग्राम समझेंगे। ए फूड चेन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन क्या है, एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है भाई, ऑर्गेनिजम्स का, वेयर वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर फॉर सर्वाइवल। ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खा जाएगा, डियर खा जाएगा, डियर को कौन खा जाएगा, लॉयन खा जाएगा। तो एक तरह की चेन बन गई विच इज नोन एज फूड चेन। आगे देखिए, इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। अभी ट्रॉफिक लेवल क्या है, फूड चेन के अंदर वेरियस स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या है, वही मैंने अभी आपको बताया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर में यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर उसके बाद डिकम्पोजर। तो ये स्टेप्स हैं। तो जितने भी स्टेप्स चलते रहेंगे वहां पर क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और ईच यानी हर एक एनर्जी के ट्रांसफर में एक लेवल बढ़ जाएगा। उन लेवल्स को क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। अभी डायग्राम से देखेंगे हम फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। देखिए ये क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सनलाइट है, जिसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 1 लाख जूल है, और 10 लाख होगी, हाँ 10 लाख जूल। ठीक है, उसके बाद में जब एनर्जी कंज्यूम हुई, यानी 1%, मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लांट होते हैं वो 1% एनर्जी कंज्यूम करते हैं, नहीं बताया था अभी, आगे देखेंगे वैसे। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट पहले ये देखते हैं। आपने भी फूड चेन के बारे में पढ़ा, फूड चेन समझो पहले डायग्राम से, व्हाट इज फूड चेन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास ऊपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर,
स्नेक टर्शरी कंज्यूमर, और ईगल क्या है, एपेक्स प्रेडेटर। अभी मैंने आपको बताया था ये फोर्थ स्टेज बना लेते हैं ट्रॉफिक लेवल की। देखिए जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर है, यानी खुद से फूड प्रोड्यूस कर रही है। अब ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट कौन है भाई, ग्रास होपर, यानी ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड लेगा उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर से फूड को गेन करेगा यानी ग्रास होपर को खा लेगा, वो किसकी कैटेगरी में है, सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। जिसने प्रोड्यूसर को खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर, जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाए वो किस में रखा जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर में रखा जाएगा। अभी लास्ट में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्रेडेटर्स होते हैं, है ना, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम कर जाएंगे, है ना, उनको क्या बोलेंगे, एपेक्स प्रेडेटर्स बोलेंगे, जो फोर्थ लेवल बना लेंगे भाई आपके ट्रॉपिक लेवल्स का। अभी ट्रॉपिक लेवल क्या है हम आगे देखेंगे। तो यहां तक चीजें समझ आ गई, चलिए आगे देखते हैं। यहां समझिए पहले, इन अ फूड चेन एनर्जी मूव्स ओनली वन डायरेक्शनल। अब आप एक चीज समझिए, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कंज्यूम करता है किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो इनडायरेक्टली किस चीज को कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई मैं कोई सब्जी खा रहा हूं या कोई फ्रूट तोड़ के मैंने खाया, ठीक है, तो फ्रूट के अंदर जो एनर्जी आई थी सनलाइट से, जिसने प्लांट ने कंज्यूम की थी, प्लांट से किस में आ गई, फ्रूट में आ गई, और फ्रूट को मैंने खा लिया। तो ये बेसिकली जो हम फूड खा रहे हैं वो किसका ट्रांसफर हो रहा है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये एनर्जी का ट्रांसफर होगा किस तरीके से वो देखते हैं, आइए। 1% ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। जो सनलाइट आती है उसका केवल 1% ही ग्रीन प्लांट कैप्चर करते हैं, एंड ट्रांसफर्ड इनटू फूड एनर्जी, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड कर देते हैं किसमें, फूड एनर्जी में। ठीक है, जस्ट 10% ऑफ एनर्जी, जस्ट 10% ऑफ एनर्जी इज मूव्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। केवल पहली एनर्जी के 10% एनर्जी है अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंच पाती है, अकॉर्डिंग टू द 10% एनर्जी लॉ। ये एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब कोई फूड जाता है तो उसकी एनर्जी का केवल कितना परसेंट अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचता है, 10%। ठीक है भाई, चलिए। द करंट ट्रॉफिक लेवल uses the remaining 90% of energy for life function like growth और reproduction and digestion। ठीक है, अगले ट्रॉफिक लेवल में केवल कितनी परसेंट पहुंची, 10%, और बाकी की जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर ली किन चीजों ने, उसकी लाइफ के फंक्शंस जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और डाइजेशन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट है फूड चेन हैव 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स because it is because of this short drop in energy। देखिए यहां देखिए डायग्राम में, यहां पर जो सनलाइट है, सन क्या है, सन क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसने सनलाइट को दिया किसको, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, यानी प्रोड्यूसर्स को दिया। इसका केवल 1% एनर्जी ही ट्रांसफर करी, यानी एब्जॉर्ब करी किसने, आपके प्रोड्यूसर्स ने। हम ये पीछे पढ़ा हमने कि सनलाइट का केवल 1% एनर्जी ही प्रोड्यूसर कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम कर लिया 1%, कितनी हो गई, 10,000। अब इस 10,000 का जो ट्रॉफिक लेवल होगा, यानी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर। 10,000 का 10%, 1,000 अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंच गया प्राइमरी कंज्यूमर्स में। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी। तो 1,000 की 10% एनर्जी किसमें पहुंच गई, सेकेंडरी कंज्यूमर में पहुंच गई, यानी 100 जूल। ठीक है भाई, अब यहां पर 100 है, इस वाले सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा गया, टर्शियरी कंज्यूमर खा गया, ईगल खा गया। तो इस 100 की 10% एनर्जी ही किस में पहुंचेगी, टर्शियरी कंज्यूमर में पहुंचेगी। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है बाय ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बेसिकली कितने परसेंट में डिवाइडेड होता है, वो होता है 10% के अंदर डिवाइडेड। ठीक है, बाकी की जो 90% एनर्जी है वो ये अपने लाइफ फंक्शंस में यूज कर लेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो चाहे वो कंज्यूमर हो। समझिए मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया। एक और डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं,
ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, और ये हो गए क्वार्टनरी कंज्यूमर। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था अभी, एपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है, तो अगर यहां पर सपोज कीजिए, यहां पर जो एनर्जी है, यहां पर जो एनर्जी है वो है 10,000। कितनी है? 10,000। तो अगली वाले जो ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें कितनी पहुंचेगी? इसका 10%। फिर इस ऊपर वाले में कितनी पहुंचेगी? उसका 10%। फिर इसका 10% और इसका 10%। तो जो एनर्जी है ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, एनर्जी का डिक्रीज होता रहेगा। जितने भी ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो घटती चली जाएगी। घट क्यों रही है? क्योंकि केवल 10% ही ऊपर पहुंच रहा है, 100% नहीं जा रहा। 90% तो उसने अपने लाइफ प्रोसेस में कंज्यूम कर लिया, बाकी का 10% ही वो ट्रांसफर कर रहा है अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए। समझ आ रही है बात? चलिए देखिए, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? देखिए, द concentration of hazardous substances rise with each successive trophic level in a food chain. This is known as biological magnification. हजार्डियस यानी हार्मफुल, हजार्डियस मीन्स है यानी यहाँ से हार्मफुल। ये कह रहा है कि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का अकॉर्डिंग टू ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये अगर हम एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें? एनर्जी की बात करें, तो वो एवरी ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज हो रही थी। हम जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर तरफ को चल रहे थे वो क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी भाई? डिक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करें, किसकी बात करें? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करें, तो आप जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस। समझ रहे हैं मेरी बात? अकॉर्डिंग टू ट्रॉफिक लेवल, यानी ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस का इंक्रीज होते जाना। हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे जैसे डायग्राम में देखिए, सबसे कम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसका होगा? किसका होगा? क्रॉप का होगा। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसका होगा? बी का होगा। उससे ज्यादा किसका होगा? फ्रॉग। उससे ज्यादा आउल। और सबसे ज्यादा किसका होगा? ईगल का। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे घटती जाएगी, और जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा? जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई। ह्यूमंस एक्यूमुलेट द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ह्यूमंस के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है। किसकी होती है? किसकी होती है? हार्मफुल सब्सटेंसेस की, ड्यू टू देयर पोजीशन एट द टॉप ऑफ फूड चेन। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो फूड चेन के सबसे टॉप पे बैठे हैं। समझे मेरी बात? सबसे ज्यादा ऊपर फूड चेन के अंदर कौन बैठा है? ह्यूमन बैठा है। ठीक है, तो इसलिए जो ह्यूमन की बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। समझ आ रही है बात? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका फूड वेब। अभी आपने फूड चेन पढ़ी, सीधी सीधी चेन है, वो फूड चेन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू चेन कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी फूड को कंज्यूम नहीं करता है ना। अब वो कैसे कैसे करते हैं? देखिए, देखो, अ फूड इज फॉर्म्ड इन नेचर बाय इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूमरस फूड चेन्स। जो फूड वेब बनेगी वो फूड चेन के इंटरकनेक्शन से बनेगी। या ठीक है, किससे बनेगी? इंटरकनेक्शन से।
फूड चेन क्या थी, सीधी सीधी थी भाई, चूहे को चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया, ये फूड चेन थी। लेकिन इंटरकनेक्शन कैसे, कि चूहे को चिड़िया ने खाया, चूहे को फॉक्स भी खा सकता है, फॉक्स को ये भी वोल्फ भी खा सकता है ना। तो इस तरीके से जो इंटरेक्शन होगा फूड चेन्स का वो क्या कहलाएगा, फूड वेब कहलाएगा। देखिए कैसे, ये क्या है, प्लांट है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को किसने खाया, ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को कौन खा लेगा, फ्रॉग खा लेगा, और फूड फ्रॉग को कौन खा लेगा फ्रॉग को खा सकता है स्नेक, ठीक है। अब ग्रास होपर को डायरेक्टली कौन खा सकती है, बर्ड भी खा सकती है, बर्ड को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है, ठीक है। ग्रास को डायरेक्टली कौन खा सकता है, रैबिट, रैबिट को कौन खा सकता है, आउल खा सकता है, और रैबिट को कौन खा सकता है, वुल्फ खा सकता है, ठीक है। अब बर्ड को किसने खाया था, बर्ड को फॉक्स खा सकता है, ठीक है, और फॉक्स को कौन खा सकता है, वुल्फ। तो ये जो है छोटी छोटी चेन्स का इंटरकनेक्शन है, यानी क्रॉस करके जा रही है एक दूसरे की फूड चेन को। तो इस तरह से जो एक वेब जैसी स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हमने क्या बोला, फूड वेब बोला। समझे क्या है फूड वेब, फूड वेब है इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूमरस फूड चेन, यानी बहुत सारे फूड चेन का इंटरकनेक्शन क्या कहलाएगा, फूड वेब कहलाएगा, ठीक है भाई। चलिए हाँ भाई, तो यहां तक चीज समझ आ गई, दोबारा देख लो एक बार। फूड वेब क्या है, जब बहुत सारी फूड चेन मिलकर आपस में इंटरेक्ट करें, तो इंटरेक्ट करने के बाद एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा साफ साफ, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से, लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, हेडिंग है बेसिकली, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे एनवायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। आप सभी को पता है हम कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम हमारा एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। जैसे सीएफसी का यूज करना, एसीज हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, उसमें जो गैस डलती है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूटेड कर रही है। ऊपर से डिफोरेस्टेशन करना, तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। देखिए, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस। एनवायरमेंट के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, जाहिर है जो भी एनवायरमेंट के अंदर चेंज होगा वो हमको अफेक्ट करेगा, है ना। एंड अवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस, चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। अगर एनवायरमेंट के अंदर चेंज होगा तो हम अफेक्ट होंगे, ठीक है। और हम जो हरकतें करते हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है भाई, एनवायरमेंट अफेक्ट होता है, और वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा से हम अफेक्ट होंगे। तो ये एक तरह का साइकिल बना हुआ है। तो जब तक हम अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे तब तक एनवायरमेंट के साथ भी बुरा ही होता रहेगा, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो आपको अफेक्ट करेगा, और आप जो हरकतें कर रहे हो उससे क्या चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट हो रहा है। तो बेसिकली घूम फिर के चीजें जो है वो हमारे ऊपर ही आनी है। तो हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा सराहें, ठीक है, ज्यादा प्लांट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करें जिनसे हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं ठीक है। चलिए, इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल, दैट इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। इस चैप्टर के अंदर हम दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, पहली है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर और दूसरी है वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है भाई। चलिए करते हैं बातें। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है पहले ये जानते हैं। द ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। ओजोन लेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है दैट सराउंड्स अस, that surrounds the globe and absorb the majority of sun's harmful UV rays। आप सभी को पता है कि हमारा जो सन है उस सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस निकलती हैं। वो यूवी रेडिएशंस जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सबके लिए हार्मफुल है। तो जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे ग्लोब को यानी हमारे अर्थ को कवर करे हुए है, जो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशंस को हमारे अर्थ पर आने में। लेकिन हमारी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है।
और डिप्लेशन की वजह से वो यूवी रेज जो है वो अर्थ पर आनी शुरू हो गई है। ठीक है, देखिए शील्डिंग लाइफ फ्रॉम सेवरल हेल्थ रिस्क लाइक स्किन कैंसर, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्लांट डिस्ट्रक्शन ईटीसी। ठीक है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर विच इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। आप सभी को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी लेयर होती है, डायग्राम से समझिए। देखिए ये हमारा एनवायरनमेंट है, इसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, सबसे बाहर की, उसको हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर। उससे नीचे वाली लेयर है थर्मोस्फेयर, उससे नीचे वाली है मीजोस्फेयर, उससे नीचे है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारी ओजोन लेयर होती है जो सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस को रोकती है हमारी अर्थ तक पहुंचने में। समझ रहे बात? ठीक है, तो ये कहां पर प्रेजेंट होगी भाई? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मोलिक्यूल। आप सभी को पता है कि जो ओजोन गैस है उसका साइन क्या है? O3। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अगर एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाए तो क्या बनेगा? O3 बनेगा। अब ये O3 बना कैसे? कैसे बना? देखिए, द O3 molecules are broken down into free oxygen। जब किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर यानी O2 के ऊपर कोई भी यूवी रेडिएशन पड़ती है तो यूवी रेडिएशन क्या करेगी? इस ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देगी। ठीक है, जो कि टूट जाएंगे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के एटम्स में, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजन का सिंगल एटम जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में? O2 के साथ में, और क्या फॉर्म कर लेगा भाई? O3 फॉर्म कर लेगा। समझ आई बात? ओजोन कैसे बनती है? ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो एक एटम के साथ में रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा? O3 बना लेगा। ठीक है, देखिए, द ओजोन मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड when these oxygen atoms join with oxygen molecules which is formed ozone gas। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन कैसे हो रहा है ओजोन लेयर के अंदर? ठीक है, देखिए, द ओजोन होल, वो जो डिप्लीशन हुआ है उस डिप्लीशन को क्या बोला है? ओजोन होल बोला, यानी ओजोन के अंदर एक छेद हुआ है। ठीक है, a reduction in the ozone layers thickness over Antarctica was initially noted in 1985। सबसे पहले जो डिप्लीशन हुआ था ओजोन लेयर का वो कहां पर हुआ था? एंटार्क्टिका के अंदर हुआ था, जिसको ऑब्जर्व किया गया था कौन से सन में? 1985 में। ठीक है भाई, द ओवरयूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, विच आर फाउंड इन द एयर कंडीशंस। जो एसीज आप यूज करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो रेफ्रिजरेटर्स आप यूज करते हैं उसके अंदर CFC होती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करते हैं उसके अंदर होती है। तो इन सभी चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होती है, जो कि डिप्लेशन कर रही है किसका भाई? ओजोन लेयर का। ठीक है भाई समझे मेरी बात? तो डिप्लीशन का सबसे बड़ा रीजन कौन है? हम हैं, हम, क्योंकि हम अपने कंफर्ट के लिए ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हमें गर्मियों में गर्म पानी नहीं पीना भाई, फ्रिज का पानी पीना है ना? हमें ताजी हवा में नहीं बैठना, AC की हवा में बैठना है। तो ये सब चीजें जो है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं, और वो जो एनवायरनमेंट का अफेक्ट होगा ना वो वापस से हमें अफेक्ट करेगा, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, यूवी रेडिएशन अर्थ पर आ जाएंगी, और अर्थ पे आते ही वो लोगों में स्किन कैंसर करना शुरू कर देंगी, है ना? प्लांट में डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा, प्लांट जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, मरने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें किसको अफेक्ट करेंगी? इनडायरेक्टली हमको इफेक्ट करेंगी। तो हमें इन चीजों से बचने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, और ये करना पड़ेगा भाई, ये करना जरूरी है हम सबके लिए। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट है गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज क्या है? गार्बेज मीन्स वेस्ट मटेरियल। गार्बेज क्या है? वही भाई वेस्ट मटेरियल। क्या है? वेस्ट मटेरियल। ठीक है, देखिए,
Large volume of waste products have accumulated as a result improvements in living. हम अपनी लिविंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए ऐसी चीजों को एनवायरनमेंट के अंदर इकट्ठा करने लगे हैं जिनको क्या बोला गया है, गार्बेज बोला गया है, वेस्ट प्रोडक्ट बोला गया। अब हम मोस्टली जो चीजें हैं खाने पीने की या किसी भी तरह की चीजें हैं वो पैकेट्स में यूज कर रहे हैं, है ना। उस चीज को हम खाते हैं और पैकेट्स को बाहर फेंक देते हैं। तो वो एक तरह का गार्बेज जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इकट्ठा हो रहा है, जो कि नॉन डिग्रेडेबल है। यानी आप उसको कई साल तक भी पड़ा रहना तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। तो इससे जो है वेस्ट मटेरियल बहुत सारा हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब जो मटेरियल्स होते हैं वेस्ट मटेरियल, उनकी दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरीज होती है बायोडिग्रेडेबल और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऐसे वेस्ट मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, यानी गल के किस में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए। वो किसके अंदर आएंगे, बायोडिग्रेडेबल के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे भाई, बायोडिग्रेडेबल के अंदर आएंगे। जैसे पेपर, कॉटन, जूट, मैन्योर, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स etc। ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप इनको खुले में छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के बाद में डिकम्पोज हो जाएंगे और डिकम्पोज होने के बाद में मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल क्या है, वो पैकेट्स जो आपने खा के फेंके, है ना, जो बोटल्स आप यूज करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे वेस्ट मटेरियल जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं होंगे। ऐसे वेस्ट मटेरियल को किसके अंदर रखा गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर रखा गया है। जैसे मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, है ना, और रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंसेक्टिसाइड etc। These all are known as non biodegradable waste materials। समझे मेरी बात? अब गवर्नमेंट ने इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को एनवायरनमेंट से कम करने के लिए कुछ स्कीम्स निकाली, कुछ तरीके बताए। अब वो तरीके क्या क्या हैं भाई, आगे देखते हैं हम। अब वो तरीके क्या है, सबसे पहला क्या है, बायोगैस प्लांट। क्या है, बायोगैस प्लांट। देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूटिलाइज इन अ बायोगैस प्लांट टू जेनरेट बायोगैस एंड मैन्योर। अब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको बायोगैस प्लांट में ले जाकर बायोगैसेस और मैन्योर का प्रोडक्शन करना। ठीक है, यानी कूड़ा अगर इकट्ठा हो रहा है आपके पास बहुत सारा, वो डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा, तो आपका पास बेटर ऑप्शन क्या है कि आप उसको बायोगैस प्लांट में लेकर जाइए। वहां से क्या बनेगी, उसका बायोगैस बन जाएगी और मैन्योर बन जाएगा, जो आपके खेत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया वेस्ट मटेरियल को हमारे एनवायरनमेंट से कम करने का। दूसरा मटेरियल क्या है, लैंड फिलिंग। जो भराव करवाते हैं जमीनों के अंदर, बहुत सारा कूड़ा करकट है, उठा के जमीन में भरवा दो, भराव करवा दो, मकान बना लो ऊपर, है ना। तो लैंड फिलिंग भी एक अच्छा तरीका है वेस्ट मटेरियल से बचने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट इज प्लेस्ड इन अ कंपोस्ट होल एंड कवर्ड विद सॉइल। एक गड्ढा खोद के उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को डाल दो और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दो, और 3 महीनों के बाद वो जो आपने वेस्ट डाला था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा मैन्योर में। किस में चेंज हो जाएगा, मैन्योर में, जो आप यूज कर सकते हो अपनी सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, यानी अपनी खेतों के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो तीसरा तरीका हो गया वेस्ट प्रोडक्ट से बचने का, इकट्ठा होने से बचाने का। फोर्थ है आपका रिसाइकलिंग। प्लास्टिक की बोतल में सबने पानी पिया, बिस्लरी, है ना, तो बिस्लरी की बोतल अगर आपने ध्यान से देखो तो उसके पीछे एक रिसाइकल का साइन लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि प्लास्टिक है एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना, तो वो एनवायरनमेंट के अंदर कभी भी डिग्रेड नहीं होगा या डिकम्पोज नहीं होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, रिसाइकल करना पड़ेगा। आपको उसको यूज करके डस्टबिन में डालना है, फिर वो फैक्ट्रीज के अंदर जाएगा, फिर से रिसाइकल होकर आपके पास आ जाएगा। तो इससे ये एक बेटर तरीका है कि नई प्लास्टिक का प्रोडक्शन नहीं होगा और एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर इकट्ठा नहीं होगी। तो रिसाइकलिंग इज अ गुड चॉइस फॉर मेंटेन गार्बेज डिस्पोजल। समझे मेरी बात? चलिए, नेक्स्ट है आपका रीयूज। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज एन आइटम अगेन।
ये कॉमन प्रैक्टिस है किसी भी आइटम को दोबारा से यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल, यूज न्यूज़पेपर टू मेक एनवेलप्स। जो न्यूज़पेपर हमारे इकट्ठा हो जाते हैं, उन न्यूज़पेपर से क्या बना लेना, एनवेलप बना लेना। ठीक है, तो आपने दूसरी एक जरूरत की चीज बना ली। जो हमारा गड्ढा इकट्ठा था घर में रद्दी का या न्यूज़पेपर का, आपने उससे क्या बना लिया, आपने बना लिया उससे एनवेलप्स, जो आपके आगे जाके काम आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जिनके थ्रू आप गार्बेज का डिस्पोजल कर सकते थे या कर सकते हो अभी भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी बची नहीं होगी। तो चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले मजेदार लेक्चर में, अगली मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।